नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में इस बार 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी दावेदार है। 100 साल से लेकर 25 साल की पार्टियों के सामने अपना पहला हैप्पी बर्थडे मना रही आम आदमी पार्टी पर सबकी नजर है। नर्सरी की उम्र में 12वीं का इम्तिहान पास करना आसान नहीं होता है। नई पार्टियां पहले भी इस देश में सत्ता में आती रही हैं। आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि दिल्ली इस बार उनकी होगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहली सालगिरह के मौके पर अरविंद केजरीवाल से पूछा जाए कि 12वीं पास करने की उम्र में आईआईटी की परीक्षा तो आपने पास कर ली, मगर राजनीति में पहले ही प्रयास में 12वीं पास कैसे करेंगे। किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा आजकल राजनीतिक फैशन सा लगता है। जितने भी दल हैं उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने का दावा किया ही है, लेकिन उनकी सरकारों का हाल देखिए, कहीं भी भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी भी यही दावा कर रही है। क्या दिल्ली सिर्फ भ्रष्टाचार के सवाल पर ही वोट करेगी या फिर उसके सामने और भी सवाल होंगे? अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की दिल्ली कैसी होगी? क्या वे कांग्रेस, बीजेपी से लड़ पाएंगे? आरोप लगाना अलग बात है, पराजित करना अलग। हम लोग में आज दिल्ली के 3 दावेदारों में से एक अरविंद केजरीवाल, आपका स्वागत है। और 1 साल हो गई, ये पूरा साल पार्टी 2 अक्टूबर को आपने आम आदमी की पार्टी बनाई थी। इस 1 साल के बीच में कई लोग भी जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने प्रतिशत नेता हो गए हैं, कितने प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कितने प्रतिशत आंदोलनकारी हैं? आम आदमी है। अब आप आम आदमी होंगे, पहले भी आम आदमी, कोई भी नहीं है। पहले भी आम आदमी थे। आम आदमी के सामने जब समस्याएं आती हैं तो उसको अलग अलग समय में कभी आंदोलनकारी होना पड़ता है, कभी क्रांतिकारी होना पड़ता है, कभी कुछ होना पड़ता है। तो आम आदमी की समस्याएं और आम आदमी के समाधान ढूंढने के लिए ही ये सारी कवायद चल रही है कई सालों की। इससे पहले कि लोग आपसे पूछना शुरू करें, मैं एक और सवाल जानना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ईमानदारी से जवाब देंगे कि जब आपने आंदोलन की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया और का काफी अच्छा इस्तेमाल किया था, और उसके बाद अब कई राजनीतिक दल उसमें बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, और फिर मीडिया का भी बहुत सारा सहारा मिला आपको। इस 1 साल में आपने क्या सीखा कि राजनीति करने के लिए सोशल मीडिया जरूरी है, टीवी जरूरी है, या लोगों के पास जाना जरूरी है? लोगों के पास जाना जरूरी है, लोगों के बीच में रहना जरूरी है, लोगों के साथ संपर्क जरूरी है। ये भ्रम आपका दूर हुआ? मतलब भ्रम पहले भी नहीं था, ये पहले भी नहीं था। ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया था कि सोशल मीडिया पार्टी है, सोशल मीडिया आंदोलन है। ये आंदोलन सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप जनता तक कैसे पहुंचेंगे? आज सोशल मीडिया ने आपको जनता तक पहुंचना एक माध्यम दिया है। लेकिन जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो केवल सोशल मीडिया वाले लोग नहीं आए थे सड़कों पे, बहुत दूसरे लोग भी आए थे सड़कों पे। क्योंकि खासकर नरेंद्र मोदी या कांग्रेस पार्टी भी, नरेंद्र मोदी तो अपने भाषण में कहते भी हैं कि ट्विटर और सोशल मीडिया का विशेष धन्यवाद। तो आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी की जो भी जमीन है उसमें इनकी भूमिका इंपॉर्टेंट है? हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। सर, आपकी पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। भविष्य में आपकी पार्टी के कोई नेता भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या आप कोई खास एक्शन लेंगे उन पर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसी अगर आप इजाजत दे तो इसके 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो अक्सर मेरे से पूछा जा रहा है, हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, गलियों में घूमते लोग पकड़ के पूछते हैं कि केजरीवाल जी, आपके पहले भी बहुत लोग आए थे, जैसे ही उनको सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए, आपका क्या भरोसा कल आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे? तो मेरा जवाब यही होता है कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक कमिश्नर साल में, एक इंस्पेक्टर साल में करोड़ों रुपए कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, 1 करोड़ रुपए कमा लेता है एक इंस्पेक्टर। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन एक पैसा नहीं कमाया। अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी। पैसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं थी। पहले जंतर मंतर पे, फिर रामलीला मैदान में, अब 15 दिन का अनशन भी किया था मार्च के महीने में। पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए। फिर अगला प्रश्न होता है, अच्छा अरविंद जी आप तो ठीक हो, ये 70 आदमी जो खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है? तो 70 आदमी जो खड़े कर रहे हैं, एक एक आदमी को चुना है हम लोगों ने, एक एक आदमी की जांच कराई है। अगर किसी भी 3 चीजों की गारंटी दे रहे हैं हम 70 कैंडिडेट्स के बारे में। 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी अगर कोई सबूत हमारे पास लाके देगा, चुनाव के 1 दिन पहले भी सबूत लाके दे देगा हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं भेजेंगे, सीट खाली छोड़ देंगे।
तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जीतने के बाद भ्रष्ट हो गए तो क्या करोगे? तो हम जन लोकपाल बिल, अन्ना वाला जो लोकपाल बिल था दिल्ली के उसमें वो लोकायुक्त बिल कहलाएगा, जीतने के 15 दिन के अंदर वो कानून पास कर देंगे। हमारी पार्टी का भी कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो 6 महीने में वो जेल जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त होगी। आने वाले जैसे दिसंबर में अब चुनाव घोषित हो गए हैं, तो अब ये त्रिकोणीय चीज मैदान में आ गई है, कांग्रेस हो गई, आप पार्टी हो गई और बीजेपी हो गई, तो आप इसमें अपना कितना, आपको लगता है कि कितना फायदा मिलेगा? दो चीजें, एक तो ये त्रिकोणीय बैटल नहीं है, ये बाइपोलर है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस है जो भ्रष्ट पार्टियां हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। इस बार लड़ाई पार्टियों के बीच की नहीं है, इस बार लड़ाई है भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार पार्टी की। वो दोनों, और बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है दिल्ली के अंदर जो अभी चल रहा है, आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस वाले ऐसे लगते हैं कि रात को एक ही कमरे में बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं अभी उदाहरण देता हूं आपको इसका, जीता जागता। और वहां आप भी होते हैं जो पता चल जाता है। खैर, बात पूरी कीजिए। इन्होंने, कांग्रेस वालों ने ऑटो के ऊपर लाल रंग के पोस्टर लगाए, देखे आप लोगों ने? पूरी दिल्ली के अंदर लाल रंग के पोस्टर लगे हुए हैं। अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स को धोखा दिया, फंडिंग एजेंसीज को धोखा दिया, लुटेरा हटाओ दिल्ली बचाओ, ये कांग्रेस वालों ने लगाए। बीजेपी वालों के आजकल फोन कॉल आ रहे हैं, आपको भी आए बीजेपी वालों के फोन कॉल आ रहे हैं आज? नहीं, मेरा तो आया था अभी, आजकल भी आता है फोन कॉल आता है। हाँ, इनका भी आता है। हाँ, एक फोन कॉल आजकल कई लोगों के पास जा रहा है बीजेपी वालों का कि मैं श्रीओम बोल रहा हूं और ये केजरीवाल लुटेरा है, केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल ने, सेम वर्डिंग्स, और इसीलिए ये केजरीवाल कांग्रेस का एजेंट है, इसीलिए इसको वोट मत देना। सेम शब्द रवीश, सेम शब्द, दोनों की भाषा सेम। कांग्रेस वाले कहते हैं केजरीवाल बीजेपी का एजेंट है, इस बार कांग्रेस को वोट देना। बीजेपी वाले कहते हैं आप किसके एजेंट हैं? मैं आम आदमी का एजेंट हूं। आप, लेकिन एक बात है, देखिए टालने की बात नहीं, ये दिल्ली का जो मतदाता है वो इस सवाल को सामने रख रहा है कि एक पार्टी है कांग्रेस जो 15 साल से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने विकास बहुत किया, दिल्ली को बदला है। एक पार्टी है बीजेपी, एक पार्टी बीएसपी है जिसका अपना एक जनाधार है और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ी रही है। एक आप नई पार्टी है। तो वोट देने वाला एक तादाद ये होता है कि जो विनर को वोट देना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम अपना वोट नहीं खराब करना चाहते, कई लोग सोचते हैं कि ये भी आंकलन लगाते हैं कि आप किसका वोट काट रहे हो, आप कांग्रेस का काट रहे हो या बीजेपी का काट रहे हो। तो वोट कटवा का इमेज भी बहुत खराब होता है एक तरह से। तो आपके 2-3 प्रश्न है। हाँ, ठीक है, आप दीजिए जवाब। हाँ, मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत। पहली चीज तो ये कि आम आदमी पार्टी कटुआ पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। अब आप, योगेंद्र यादव जी ने सर्वे करवाए हैं। योगेंद्र यादव जी हमारी पार्टी से हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने सर्वे कराए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी से सर्वे कराए और सारे सर्वे का रॉ डेटा एक एक इंटरव्यू का एक्सेल शीट में हमने वेबसाइट पे डाल दिया है। और वो ये दिखाता है कि दिल्ली के अंदर आज, कल रात को जो लेटेस्ट सर्वे आया वो ये दिखाता है कि हमारा वोट शेयर 32% है, कांग्रेस का वोट शेयर 28% है और बीजेपी का वोट शेयर 24% है। ये आप अपने सर्वे को इतना प्रामाणिक क्यों मानते हैं? मैं उस पे आ रहा हूं। हाँ। तो लेकिन किसने सर्वे कराया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दें और कोई भी स्टैटिस्टिकल आदमी उसको पढ़ ले तो वो तुरंत देख लेगा कि वो बेईमान डेटा है कि ईमानदार डेटा है। आम आदमी पार्टी जीत रही है और भारी बहुमत के साथ जीत रही है। दूसरी चीज ये, जो आपने कहा 15 साल से शीला जी दिल्ली के अंदर है, वो विकास का दावा करती हैं। दिल्ली के अंदर विकास नहीं, दिल्ली के लोगों ने 3 बार चुना है उनको। दिल्ली के लोगों ने 3 बार चुना है, वो इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन कुछ था ही नहीं। बीजेपी 15 साल से हार रही है दिल्ली के अंदर। एक वो होता है कि अगर किसी स्कूल के अंदर बच्चा 3 बार फेल हो जाए तो उसको स्कूल से निकाल देते हैं। तो वो बीजेपी 3 बार तो हार चुकी है और अब इस बार वो चीटिंग करने पे उतर आई है। जो हम करते हैं अगले दिन वो करती है, जो हम करते हैं अगले दिन वो करती है। तो ये आपको बात एक कार्यक्रम इसके ऊपर भी रखना चाहिए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। अच्छा, मतलब तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कुछ कीजिए ही मत, ताकि वो कांग्रेस बीजेपी नकल ना कर पाए? अच्छा, तो एक तो ये, दूसरी चीज ये कि इस वाले बात पर आप उसको पूरा कीजिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि इस बार लोगों के मन में एक तरफ तो ये है कि शीला जी को हटाना है, क्योंकि शीला जी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनता ये भी समझ गई है कि शीला जी को हटा के अगर विजय गोयल जी को लाए तो फिर अगली बार ये कैंपेन चला रहे होंगे, इस बार विजय गोयल जी को हटाना है। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। आज हमारे देश की राजनीति ये हो गई है कि लोग किसी के फेवर में वोट नहीं डालते, लोग खिलाफ वोट डालते हैं। एक बार कांग्रेस को हटाते हैं, बीजेपी ऑटोमेटिकली आ जाती है, एक बार बीजेपी को हटाते हैं कांग्रेस। इस बार लोगों को विकल्प मिला है, ईमानदार विकल्प मिला है।
और लोग इस विकल्प की तरफ पर क्या वो लोग सिर्फ करप्शन के इश्यू पे ही उस विकल्प को विकल्प मानेंगे क्या? उनके पास और तमाम सवाल होते हैं। मैं सहमत हूं। प्रशासन, सरकार, मतलब उसके और भी सपने होते हैं, योजनाएं होती हैं। दिल्ली कैसी होगी? आप यही बताइए लोगों के सामने कि आपकी दिल्ली कैसी होने वाली? मैं आपसे 100% सहमत हूं। मसले मिसाइल बहुत सारे हैं, मसले बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर। चुनाव के अंदर मेन सेंट्रल मुद्दा क्या होने वाला है? वो है भ्रष्टाचार, महंगाई और औरतों की सुरक्षा दिल्ली के अंदर। ये 3 मुद्दे हैं और ये तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं जाके भ्रष्टाचार के अंदर जाके सिमट जाते हैं। महंगाई क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार है। बिजली के दाम क्यों बढ़े दिल्ली के अंदर? क्योंकि शीला दीक्षित जी बिजली कंपनियों से मिली हुई हैं और विपक्ष जो है वो भी बिजली कंपनियों की गोद में 30% कम करने वाले हैं विजय गोयल ने ऑटो पे। वो कह रहे हैं कि 300% बढ़ाए, हम 30% कम करेंगे। पढ़ा आपने पूरा स्लोगन बीजेपी का कि शीला दीक्षित ने 303 गुना बढ़ाए, हम 30% कम करेंगे, बाकी हम रखेंगे। एक पत्रकार जब मैं अनशन पे बैठा तो अनशन पे 15 दिन के अनशन के बाद हम लोगों ने अनाउंस किया कि आम आदमी पार्टी आएगी और 50% बिजली के दाम कम करेगी। तो 10 दिन बाद विजय गोयल जी ने कहा कि भाई हम 30% कम करेंगे। तो किसी पत्रकार ने पूछा भाई वो केजरीवाल तो 50% कम कर रहा है, कहते 20% हम भी तो रखेंगे। ये मजाक की बात होगी। खैर, हाँ अरविंद जी, अगर ये मान लिया जाए कि आप बहुत ईमानदार हैं और एक नया और ईमानदार सीएम दिल्ली को देंगे, आप एग्जिस्टिंग सीएम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? बात कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात संघर्ष की है। जैसे जब हम लोगों ने रामलीला मैदान में संघर्ष किया तो आप कहते भाई आप इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आज शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन चुकी हैं, आप माने या ना माने। हर चीज में बिजली का भ्रष्टाचार तो शीला दीक्षित जी के ऊपर जाके टिकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार तो शीला दीक्षित जी के ऊपर, पानी कंपनियों का भ्रष्टाचार। शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर बिजली इसका भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई है। 15 साल से बीजेपी जानबूझ के शीला दीक्षित जी के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़ा करती थी ताकि शीला दीक्षित जी जीत जाए। इस बार आम आदमी पार्टी ने तय किया कि अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे, शीला दीक्षित जी को फाइट देंगे। आप दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? हम लोग जब अपनी मीटिंग्स करते हैं ना, हम ये नहीं डिस्कस करते कि मुख्यमंत्री का तो उम्मीदवार कौन बनेगा है। फिर मुख्यमंत्री? देखते हैं, अभी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री की कोई तो कुर्सी की एक लड़ाई आदमी बीजेपी में बैठेगा। चल रही है। हाँ। 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और सारे एक दूसरे को खींचने में लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में? जरूर लड़ेंगे, लड़ेंगे, 7 सीट पे लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। पर आपको लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अभी एक रैली की है और 100 एलईडी टेलीविजन लगाए, लोग भी आए उसमें काफी, और काफी बड़ी रैली थी। कितने पैसे खर्च है हुए ना? थे उस रैली में? पैसे तो खर्च हुए ही होंगे, कितने है ना? तो आप लोग भी जब रैली करेंगे तो खर्च हुए ही सर होंगे। 15 करोड़, कोई कह रहा है 150 करोड़, कोई कह रहा है 15 करोड़ थे, 150 करोड़ थे, 150 करोड़ एक रैली में। सर हमारा 70 कैंडिडेट्स का बजट 15 करोड़ है। पूरा 15 करोड़? पूरा 15 करोड़। तब आप कैसे लड़ पाएंगे? सर, वो 15 माहौल करोड़ में- कैसे बनेगा? सर, वो जो 15 मीडिया करोड़- से, टीवी से, सोशल मीडिया से तो सब आपके ही खिलाफ। अब वो जो आंधी चलेगी तो उसमें आप गायब नहीं हो जाएंगे? आप गायब नहीं हो जाएंगे उसमें? बिल्कुल नहीं होंगे सर। सच्चाई के आपको अंदर- सचमुच इस बात का डर नहीं है कि सच्चाई- जब दोनों पार्टियां जो जमी जमाई पार्टियां हैं, जब अपना प्रचार तंत्र के सहारे जब उतरेंगी और उनका करोड़ों का बजट होता है, सोशल मीडिया से लेके तमाम विज्ञापनों का और रैलियों का तो एक अलग बजट होता है, उनसे लड़ पाएंगे क्या? एक हवा और एक लहर पैदा कर देंगे तब? सच्चाई की ताकत बहुत बहुत ज्यादा होती है। चलिए। ये किसी ने अभी तक रियलाइज नहीं किया, सच्चाई के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है। सर, जब आपने ये जन लोकपाल बिल शुरू किया था तब आप गिने चुने लोग थे, आप लोग साल भर भी साथ नहीं रह पाए, फिर आप देश की इतनी जनता है, आई थिंक 1 अरब शायद हाँ, 30 लाख के आसपास, इन्हें साथ लेके कैसे चलेंगे? आपका इशारा अन्ना जी और किरण बेदी जी की तरफ है। अन्ना जी और किरण बेदी जी का ये कहना है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते। जैसे अभी उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा, अन्ना जी से काफी बहस हुई हम लोगों की कि अन्ना जी सब कुछ करके देख लिया, अब देश कंप्लीटली लूट रहा है। इन लोगों ने लोहा लूट लिया, इन्होंने 2G लूट लिया, इन्होंने आयरन ओर लूट लिया, इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने एल्यूमिनियम लूट लिया, इन्होंने सब कुछ, पहाड़, जंगल, जमीन, पेड़ सब लूट लिया इन लोगों ने। अगर अभी कुछ नहीं किया हम सब लोगों ने मिलकर तो ये देश नहीं बचेगा। अन्ना जी का कहना है कि कीचड़ है, राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। हमने कहा जी गंदे भी हो जाएंगे, तब भी ये मान लेना कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी, लेकिन अब अंदर तो जाना पड़ेगा। यहां पे आके मतभेद है। अन्ना जी कहते हैं बाहर रह के सिस्टम को साफ करेंगे, हम कहते हैं अंदर जाके सिस्टम। सर, आपने जो लोकपाल बिल का सत्याग्रह किया था उसके बाद आपने ये कहा था कि हम ये सारे गुनहगार हटा देंगे, तो आपकी खुद की पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो आप श्योर हैं कि इतने निर्दलीय हैं वो? हाँ। चेंज कर आ गए अपनी पार्टी, तो आप श्योर हैं कि वो लोग करप्ट नहीं होंगे?
मैं आपकी ये बात बहुत से सही सवाल है। बहुत हाँ। सही सवाल है। हम्म। लगभग अभी तक 57 नाम आ रहा हूं, घोषित आ रहा किए हैं हम लोगों ने, जिसमें से 13 लोग ऐसे हैं जो पुरानी पार्टियां छोड़ के आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस माफिया के हाथ में है, बीजेपी माफिया के हाथ में है, लेकिन उन पार्टियों के अंदर अगर आप मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे आपको कार्यकर्ता लेवल पे मिलेंगे जो काफी ईमानदार लोग हैं और जो देश को बदलने के लिए गए थे। अगर ऐसे लोग आते हैं तो हमने हमेशा कहा है कि हम उनका स्वागत करेंगे, नंबर 1। लेकिन जब वो कैंडिडेट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर कोई पुरानी पार्टी छोड़ के आया है तो जो हम जांच कराते हैं, हम अपनी सीक्रेट इंक्वायरी कराते हैं हर कैंडिडेट के बारे में, जो हम जांच कराते हैं उसकी 3 गुना जांच कराते हैं, ठोक बजा के देखते हैं कि वो आदमी तो ठीक है ना, वो आदमी गलत तो नहीं है ना। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी दूसरी पार्टियों से आ रहा है तो हम उसका स्वागत करें। फिर अगर वो कल को भ्रष्ट हो गया तो जन लोकपाल बिल है, जेल जाएगा, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। सर, आप कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार हटाएंगे, लड़कियों के लिए सुरक्षा करेंगे, बट ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, जैसे कई एसएमएस हो गए हैं, नंबर आ गए हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए। आप ऐसा क्या अलग करेंगे जो लड़कियां और सुरक्षित हो जाएंगी? बड़ा खतरनाक सवाल है भाई। देखिए, 2-3 चीजें करने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि दिल्ली के अंदर आज जैसे दामिनी का बलात्कार हुआ, उसमें उसको तो सारे मीडिया ने दिखाया, और सारे मीडिया ने दिखाया इस वजह से उस एक लड़की के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, 8 महीने के अंदर उसको सजा हो गई। लेकिन पिछले 8-10 महीने में 1120 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, पिछले 8 महीने के अंदर, जनवरी के बाद से। बाकी 1119 लड़कियों की तो कोई बात ही नहीं करता। उनको कब, उनके दोषियों को कब, उन बलात्कारियों को कब सजा मिलेगी? उनको तो 20-20 साल लग जाएंगे। एक मैसेज ये चला गया हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से कि कोई कुछ भी कर ले, सजा नहीं मिलती, इसीलिए ये बढ़ रहा है। तो एक चीज तो ये करने की जरूरत है कि अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फास्ट क्यों नहीं किया जा सकता। अरे नए कोर्ट खोल दो, 1000 कोर्ट खोलने, 1000 कोर्ट खोल दो, 1000 जजेस बनाने हैं, 1000 जजेस बना दो। ये पार्टियां क्यों नहीं बनाती? ये पार्टियां इसलिए नहीं बनाती क्योंकि आज दिल्ली की विधानसभा में 16 कांग्रेस के विधायक ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे। ऐसे लोग अगर विधानसभा में बैठेंगे पर इन्हीं लोगों ने देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो गलती की थी अब वो वापस कर लिया ना उन्होंने। वो तो लालू जेल चले गए, रशीद मसूद चले गए, पता नहीं और कौन-कौन जो जाएंगे। 2000 लोगों तो शुरुआत तो हो गई। इन्हीं पार्टियों ने ये काम भी किया है एक तरह से, अगर उन पे भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट ने किया, इन पार्टियों हाँ, लेकिन एक वापस तो लिया है ना, एक तो वापस तो लिया है ना। नहीं, मुझे अच्छा, एक चेंज मुझे दिख रहा है। आप एंग्री यंग मैन जैसे नहीं लग रहे हैं जो पहले 1-2 साल पहले पत्रिकाओं के कवर पे नहीं चलता था, AK-47, अरविंद केजरीवाल का गुस्सा। केजरीवाल जी बदल गए हैं, आप लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वो लग रहा है चाय वाला और शहजादा की लड़ाई में कहीं आप घबरा तो नहीं गए? नहीं। कहीं ऐसा मैं तो नहीं आपके उनके सवाल का जवाब थोड़ा सा पूरा कर लेता हूं। तो पहली चीज तो ये कि हमें और कोर्ट खोलने पड़ेंगे, जजेस बनाने पड़ेंगे और ऐसा कानून में संशोधन करना पड़ेगा कि बलात्कार जैसे जुर्म के अंदर 3 महीने के अंदर जजमेंट आना चाहिए, 3 महीने के अंदर बलात्कारी को जेल होनी चाहिए, ताकि मैसेज चला जाए कि अब आपको 20-20 साल नहीं लगने वाले। दूसरी चीज ये जरूरी है कि अंदर ईमानदार और अच्छे लोग जाएं। अगर बलात्कारी विधानसभा के अंदर बैठेंगे तो बलात्कारी बढ़ेंगे दिल्ली के अंदर। तीसरी चीज ये है कि दिल्ली पुलिस, जब भी कुछ होता है तो शीला दीक्षित जी कहते हैं दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, और आप अभी धरना करने चले जाओ शीला दीक्षित जी के घर के बाहर, उसी पुलिस से आपकी पिटाई करा देती हैं। तो पिटाई कराना हो तो दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है, और जब किसी लड़की का बलात्कार हो जाए तो कहते हैं दिल्ली पुलिस। आप अपनी पुलिस बनाएंगे क्या दिल्ली में आएंगे? मैं आ रहा हूं उसके बाद। हमारा ये कहना है, आज दिल्ली के अंदर अगर किसी लड़की के ऊपर कोई वो होता है तो सबसे पहले हमारे आम आदमी पार्टी के उसके ऊपर हेल्पलाइन पे फोन आता है। ढेरों ऐसे मामले हो चुके हैं रवीश, जिसके अंदर हमने कभी, जब हमारे पास फोन आता है किसी का कि यहाँ पे ये कुकर्म हो गया जी, हम ये नहीं कहते दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, हम ये नहीं कहते कि अभी हम सत्ता में नहीं है, तुरंत हमारे कार्यकर्ता पुलिस थाने का घेराव करते हैं और पुलिस थाने के अंदर जाके जब तक FIR नहीं होती, बलात्कारी नहीं पकड़े जाते, तब तक वहां पे बैठे रहते हैं। गोकुलपुरी के अंदर जब हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, 18 कार्यकर्ताओं के पकड़ के केवल इसलिए गए थे क्योंकि एक बिहार की महिला को 3 दिन तक गैंगरेप किया गया था, उसकी FIR दर्ज कराने गए थे। हमारे 18 कार्यकर्ताओं को पकड़ के थाने के अंदर कर दिया, सारी रात पीटा उन लोगों को। एक लड़का बेहोश हो गया टॉर्चर की वजह से, और जब उसको होश आया उसने पानी मांगा तो पुलिस वाले ने उसको पेशाब पिलाने की कोशिश की। ये टॉर्चर हमारे वॉलंटियर्स बर्दाश्त कर चुके हैं। तो दिल्ली पुलिस को ठीक कर लेंगे हम लोग, जब बाहर लेके उनको ठीक कर लेते हैं तो अंदर जाके भी ठीक कर लेंगे। क्या बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर
हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए जो सबसे वल्नरेबल हैं उनके लिए स्पेशल कमांडो फोर्स तैयार की जाएगी। 20 से 25 स्पेशल कमांडो तैनात। ये सरकारी होंगे कमांडो? हाँ, सरकारी होंगे, सरकार की तरफ से, लेकिन रिटायर्ड आर्मी पर्सनल उनका सुपरविजन करेंगे। पुलिस के अंडर में नहीं आएगा, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कमांडो। ठीक है। कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को। सर, आप मीन्स आपकी जो पार्टी है वो बार बार कह रही है कि हम करप्शन के अगेंस्ट है, करप्शन, आप हमेशा करप्शन हटाने की बात ही करते हो, पर जैसे रवीश जी ने आप पूछा, चाहते हैं कि लाने की भी बात नहीं, रवीश जी जैसा बोल रहे हैं, आपकी दिल्ली कैसी होगी वो बताओ, कि जो सोशल लाइफ है वो कैसे इंप्रूव होगी, एजुकेशन लेवल कैसे इंप्रूव होगा। देखिए, बिजली और पानी की तो बात हम लोग करते रहे, लेकिन उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें हम लोगों के लिए सबसे जरूरी हैं। आज दिल्ली के अंदर 3000 सरकारी स्कूल हैं, 1800 एमसीडी के स्कूल हैं बीजेपी वालों के, और 1200 दिल्ली सरकार के स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई के नाम की कोई चीज नहीं होती है। हमारा ये कहना है कि चाहे कितना भी पैसा हम लोगों को खर्च करना पड़े, नए सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे और सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर शिक्षा की कर पाएंगे आप? आपको लगता है? कहना बहुत आसान है क्योंकि आप नई पार्टी हैं, आपके ऊपर किसी तरह का अभी वो जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं है। एक पूरा अमला जमला सरकारी स्कूलों का, उसमें शिक्षक कोई कांग्रेसी भी होगा, कोई भाजपाई भी होगा, कोई किसी भी तरीके का होगा। बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कई टीचर को जानता हूं जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको बदल पाएंगे क्या? इतना बड़ा फोर्स इन लोगों का, एक जो शिथिलता आई है इसका, अगर आप मेरे को 2 मिनट बोलने दें। हाँ, एक मिनट, टीवी है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, चलो हाँ, ठीक है, 1.5 मिनट। हाँ। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो हमारी परिकल्पना है कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की, स्वराज की जो हमारी परिकल्पना है, अगर वो कंप्लीट पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो काफी चीजें सुधर सकती हैं। व्यवस्था परिवर्तन क्या है? विनोद कुमार बिन्नी एक काउंसलर है, दिल्ली के अंदर एक खिचड़ीपुर वार्ड है, वहां से वो जीता, इंडिपेंडेंट जीता, ईमानदार आदमी है। अभी 5 महीने पहले उसने हमारी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसने सबको चिट्ठी लिखी अपने एरिया में कि मैंने तय किया है कि मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करूंगा, जो काम आप बताओगे मैं वही काम करूंगा। मैं आने वाले संडे को 11 बजे कम्युनिटी सेंटर में मीटिंग कर रहा हूं, आप लोग आओ और मेरे को बताओ मैं क्या काम करूं। 300-400 लोग आ गए। उन्होंने मीटिंग शुरू होते ही उसने कहा कि मेरे पास 50 लाख रुपए का फंड आया है, आप लोग मेरे को बताओ मैं ये पैसा कहां खर्च करूं। पहली चीज तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये काउंसलर हमें चिट्ठी लिख लिख के बुला रहा है, अभी तक किसी नेता ने हमें बताया नहीं था कितना पैसा आया। जब मीटिंग शुरू हुई तो हमें लगा 50 लाख रुपए तो कम पड़ जाएंगे, जनता की डिमांड बहुत बड़ी बड़ी होगी। जनता की डिमांड बहुत छोटी छोटी है। किसी ने कहा जी वो स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, बल्ब ठीक करा दो, किसी ने कहा जी वो सफाई नहीं हो रही है, किसी ने कहा जी वो नाली खराब हो गई, वो ठीक करा दो। वहां बैठे हुए सारे लोगों की डिमांड 5,20,000 में पूरी हो गई। फिर वो अपने साथ इंजीनियर लेके आया था, सारे हॉर्टिकल्चर इंजीनियर, फलाना इंजीनियर, उसने फाइल पे लिख दिया कि ये सारे काम शुरू करा दो, प्रोजेक्ट सैंक्शनड। उसके बाद उसने कहा कि ये 6 गलियां बनी है पिछले 3 महीने में, आप लोग बताओ ये गली ठीक बनी है कि नहीं बनी। अगर आप कहोगे गली ठीक नहीं बनी तो मैं ठेकेदार की पेमेंट रोक दूंगा। वहां पे वोटिंग हुई, लोगों ने कहा जी ये 5 गलियां तो ठीक ठाक बनी है, ये एक गली 4 इंच मोटी बननी थी, 2 इंच मोटी बनी है। उसने एक फाइल पे लिख दिया कि ठेकेदार की पेमेंट अभी रोक दी जाए। 4 लोगों की ऑन द स्पॉट कमेटी बनाई, 3 वहां के रेजिडेंट्स और 1 वहां का असिस्टेंट इंजीनियर। ये एक मिनट हाँ। चारों मौके पे पहुंचे मीटिंग के बाद, ठेकेदार को वहीं बुला लिया, उसके सामने गली नापी, वो 2 इंच मोटी निकली। ठेकेदार ने अपनी गलती मान ली, उसने कहा मेरे को एक मौका दे दो, मैं सड़क दोबारा बना देता हूं। उसने दोबारा बना दी। अगले महीने फिर से मीटिंग हुई और जनता ने कहा कि इस बार इसने ठीक किया है, इस बार अब इसकी पेमेंट कर दीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी सर, 3 महीने के अंदर हम ये स्वराज का कानून पास कर देंगे। अरविंद जी, बहुत समय से देख रहे हैं कि लोग अब देश को प्राथमिकता देने लगे हैं, अपने जातियों को, अपनी प्रथाओं को छोड़ के सामने आने लगे हैं। अब दिल्ली इलेक्शंस में ऐसा क्या होगा 2 महीने के अंदर कि लोग गुज्जर को वोट ना देके अपने दूसरे संप्रदाय को वोट दे देगा, उसके लिए देश प्राथमिक हो जाएगा। कैसे आप ये तय करेंगे कि मैं भी कुछ बोलूंगा? हाँ। देश में लोगों की संवेदनाएं वापस ब्रेक में जाएंगे, हाँ, देशभक्ति की तरफ चलें और अपनी जात पात से हट जाए। देखिए, अगर ये नॉर्मल चुनाव होता तब तो चुनाव के वो नॉर्मल तरीके ही होते, जाति धर्म वगैरह सब, और अगर ये नॉर्मल चुनाव होगा तो फिर हम कहीं नहीं खड़े। ये चुनाव तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव होने वाला है, कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज लाइकली टू हैपन। ठीक है, पर इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम जाति की राजनीति को एक संदर्भ में नकारात्मक तरीके से देखते हैं, मगर इसी जाति की राजनीति ने हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया को बहुत समृद्ध किया है। समाज में एक तरह की एक सत्ता में बराबरी लाई है, वरना अगर दलित जो नीचे थे वो राजनीतिक रूप से ऊपर ना आते, जो पिछड़े जो नीचे थे वो ऊपर ना आते। एक लंबा दौर गया है जब सिर्फ राजनीति में सवर्णों का ही कब्जा रहा है, मगर अब ये शायद एक नया, जो कह रहे हैं अरविंद की, एक बदलाव का दौर है कि शायद, और दिल्ली में भी एक संजय कुमार की किताब आई है CSDS की, उनका डेटा बताता है कि दिल्ली के लोग
आमतौर पर जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर वोट नहीं करते हैं, मतलब उनका एक अपना दूसरा तरीका आधार होता है। आपने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उनके बारे में आप हो सकते हैं कि आपने अच्छे खड़े किए हैं, लेकिन आम लोगों की राय आपने जानी नहीं उसके बारे में। जिस तरह से आपने बोला था कि जब आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उसके बारे में आप हर एक मेमोरेंडम रेफरेंडम करेंगे और हर एक बंदे के पास जाएंगे और पूछेंगे कैंडिडेट कैसा है, कैसा। इस सवाल का जवाब दीजिए। कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, हमने वेबसाइट पे डालेंगे। अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट्स कैंडिडेट्स के, हम शॉर्टलिस्ट बनाते हैं 3-4 लोगों की, उसको वेबसाइट पे डालते हैं, 15 दिन के लिए डालते हैं। पर बहुत सारे लोग वेबसाइट तक एक्सेस नहीं कर पाते हैं इस देश में। मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, मतलब साधन नहीं है कि हम घर घर तक उस बात को पहुंचा सकें। ठीक है। तो जितने कॉर्पोरेट ने पैसे नहीं दिए चंदे के लिए? नहीं दिए, हम तो जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। पर ये अगर चुनाव जीत गए तो यही जनता आके हमारे कान पकड़ेगी, कहेगी कि पैसे दिए थे, बिजली के दाम घटाओ, तो हमको तो घटाने और वापस ला कर दो। क्योंकि आपने ये कहा कि अगर लालू को सजा हुई है तो वो पैसे भी वसूले जाने चाहिए, तो आपसे भी वो 15 करोड़ वसूले जाएंगे, फिर आप डिफॉल्टर हो जाएंगे पब्लिक के। आज दिल्ली के अंदर जानबूझ के, दिल्ली का देश के अंदर जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि व्यापारी को जाके पैसा देना पड़ता है। और इसीलिए अगर हम इसको व्यवस्था को बदलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और लीगल सिस्टम के अंदर, अगर वो लूपहोल्स हट, आज दिल्ली में वैट सिस्टम जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। कोई भी व्यापारी अगर टैक्स देना चाहे वो कहता है जी मैं मेरे से टैक्स ले लो, मेरा पीछा छोड़ो तुम, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा किया हुआ है कि इंस्पेक्टर राज 32 इंस्पेक्टर एक व्यापारी के पास आते हैं। इसको बदला जाएगा, सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाएगा, वैट को सिंप्लीफाई किया जाएगा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जंतर मंतर के क्रांतिकारी से लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता बनने तक आपका सफर कैसा रहा? मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पॉलिटिकल टर्म्स में, पॉलिटिकल लैंग्वेजेस का ज्यादा उपयोग सयाने हो गए आप, ये कहना चाहते हैं? और आपको या लगता है शातिर हो कि- गए हैं वो कहना चाहते हैं? अरे कहिए खुल के। जैसे आपको क्या क्या लगा मेरी अभी तक जो मैंने बोला, खुल के आपको कहिए, लगता क्या है क्या कि शक हुआ? रामलीला मैदान में जितना लोगों ने आपको सपोर्ट करा था उतना आपकी पार्टी को भी सपोर्ट मिलेगा? आप मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो क्यों करते हैं। वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो किसी इंडिविजुअल को, वो एक उम्मीद की किरण देखना चाहते हैं। रामलीला मैदान के अंदर जो लाखों लोग आए थे, एकदम से जनता उमड़ पड़ी थी, उस वक्त लोगों को एक उम्मीद की किरण थी कि इस बार तो लोकपाल बिल पास हो जाएगा, इस बार भ्रष्टाचार दूर हो रहा है। लोग 10-10 दिन की छुट्टी लेके आए थे। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि करोड़ों लोग सड़क पे उतरे, फिर भी सरकार ने धोखा दे दिया, ये सरकार नहीं कर रही है, उसके बाद जितनी बार हम अनशन पे बैठे जनता नहीं आई। जब लोग हमसे फोन करते थे, कहते थे यार तुम पागल हो, ऐसे ही बैठ जाते हो तुम लोग, ये सरकार करने वाली तो है नहीं। अब जब हमने पार्टी बनाई है, उसी किस्म की अंडर करंट में देख रहा हूं। अब जनता को भरोसा है कि नवंबर के अंदर सरकार बनेगी, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। आप हमारी मीटिंग्स में आइए, पब्लिक मीटिंग्स में हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं हमारी पब्लिक में। रोज शाम को 3-4 पब्लिक मीटिंग्स में करता हूं, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हम ट्रकों में तो लाते नहीं है, खुद ही आ रहे हैं लोग। वो वापस भरोसा लोगों का, वो उम्मीद की किरण वापस जगी है। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो अपने अपने सवाल तैयार रखिए, वरना मैं पूछ लूंगा फिर। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली कैसी होगी, इस पर हम लोग हैं आज का, और आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। बहुतों को शक है कि अरविंद में वो जोश नहीं दिखता है, तो अरविंद कह रहे हैं कि रात दिन इतना पैदल चलते हैं और सभाएं करते हैं, इसलिए बेचारे थक गए होंगे। खैर सर, जो आपकी ये आम आदमी पार्टी है सर, इसका जो एजेंडा है सर सिर्फ करप्शन से रिलेटेड है। करप्शन हटाओ, आम आदमी की सिंपैथी गेन करो एंड इलेक्शन जीतो। सर उसके अलावा भी सर एक स्टेट को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए सर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। लाइक अर्थशास्त्री आपको बनना पड़ेगा, एक आपको सर एक व्यापारी बनना पड़ेगा, अर्थशास्त्री बनना पड़ेगा, आपको एक व्यापारी बनना पड़ेगा, आपको अर्थशास्त्री के हाथ में तो देश दे के देख लिया। आपको रोजगार लाने पड़ेंगे। मनमोहन सिंह इस दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, क्या कर दिया उन्होंने अर्थ का और शास्त्र का हमारे देश में। जीडीपी काफी ठीक थी। उसके अलावा मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दोबारा किसी अर्थशास्त्री के हाथ में। पर इनका सवाल दूसरा है। सर उसके अलावा रोजगार लाने के लिए बेसिकली कहने का ये भाव है कि आप उसके अलावा और क्या करेंगे, वो कह रहे हैं एक स्टेट चलाना है ना। उसके अलावा सर सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री कौन होगा, आप होंगे कि नहीं होंगे बता नहीं रहे हैं। कुछ तो आप एक्सक्लूसिव बताइए। क्या मैं दिल्ली के एक संभावित मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? आपको लगता है वो तो यही तय करेंगे। नहीं आप बताइए ना। नहीं इन्होंने तय कर दिया तो आप बनेंगे। वो तो जनता जनार्दन है जी। मैं उनका प्रश्न का जवाब देता हूं। आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? जनता तय करेगी। हाँ मैंने फिर से आपको बताया, ये लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है,
ये कोई लड़ाई तो बनेगा ना, भ्रष्टाचार- हर कोई आदमी चाहता बनेगा। है जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए हो रहा है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री उनकी पद का- पार्टियों में प्रधानमंत्री की लड़ाई है, हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। जब हम लोग बैठते हैं, आप यकीन मानिए ये वाली चर्चाएं हमारे बीच में कोई नहीं तो होती बनेगा, हैं। लोग जानना कोई चाहते हैं कि बनेगा। सीएम कौन होगा, ये सीएम के कैंडिडेट हैं कि नहीं है। देखते हैं देखते हैं, जिसको जनता चुनेगी मतलब वही इस होगा। जवाब में हाँ भी या ना भी है, दोनों हाँ, हो सकता है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा आधा एक्सक्लूसिव मिला, कोई बात नहीं, अच्छा, माइक दे वो दीजिए। भाई साहब ने हाँ। जो पूछा प्रश्न, मैं हाँ। फिर से अभी तक पहली चीज तो ये जो ये एक इम्प्रेशन है कि केवल भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। हाँ। पहली चीज तो मैंने अभी कई सारी बातें पर मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमारी पार्टी वन एजेंडा पार्टी है, भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। इस देश से अगर एक पार्टी 5 साल में भ्रष्टाचार ही दूर कर दे तो कोई कम अचीवमेंट है क्या? मेरा अगला क्वेश्चन आपके लीडरशिप स्किल्स के ऊपर है। आपके 70 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इस बारी, आप कैसे इनको यूनाइट करके रखते हैं? आप लोग रखेंगे करप्शन फ्री, जैसा मैंने अभी आपको मॉडल, नहीं, ये मेरी टीम नहीं है, ये आप ही लोग चुनेंगे। जैसा मैंने अभी आपको मॉडल बताया, आपके इलाके के अंदर कानून बना दिया जाएगा, आप लोग प्रस्ताव पारित करेंगे, उसी प्रस्ताव को आपके एमएलए की जिम्मेदारी होगी उसको इंप्लीमेंट कराना। और जिस दिन केंद्र में सरकार बनेगी, राइट टू रिकॉल लेके आएंगे। अगर आपका काम नहीं करेगा एमएलए, आप उसको हटा दीजिए, 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो आपका सेवक होगा, वो मेरा सेवक नहीं होगा, आप उसको वोट देंगे, वो पार्टी का सेवक नहीं होगा। आपको लगता है कि दिल्ली के लोग मतलब स्वराज जैसी अवधारणा के लिए मतलब इसमें काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं है अगर लोग रवीश, तैयार हैं, एक्चुअली ये उसके लिए तैयार है। सबसे सिंपल व्यवस्था है। आपके इलाके के अंदर महीने में एक बार आपकी मीटिंग होगी, जो आना चाहे आए, नहीं आना चाहे ना आए। वहां पे आप आके डिसाइड करोगे कि आपके सरकारी पैसा कहां खर्च होगा। आप लोग प्रस्ताव पारित करोगे वोटिंग करके। ठीक है। आप कहोगे भाई ये काम, अभी हम देखते हैं हमारे इलाके के अंदर, हम कहते हैं जी ये सड़क टूट गई वो बना दो, वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे पैसा नहीं है। एक ही फुटपाथ बार बार तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? तो पैसा हमारी मर्जी के हिसाब से खर्च होना चाहिए। सर, आपने कहा आप स्कूल खुलवाएंगे, गवर्नमेंट कमांडोज लाएंगे। सर, कहावत है दूर के दौर बहुत सुहावने लगते हैं, ये बात आपके कहां तक लागू होती है? चलिए हम कुछ नहीं करेंगे। एक चीज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा इन्होंने। योगेंद्र यादव, एक ऑटो पकड़ा योगेंद्र यादव ने। ऑटो वाले ने, आजकल दिल्ली के ऑटो वाले जब भी कोई सवारी बैठती है तो उससे पॉलिटिकल चर्चा शुरू कर देते हैं। ऑटो वाले ने कहा जी किसको वोट दोगे? तो योगेंद्र यादव ने सोचा इससे पूछते हैं, तो उसने कहा मैं कांग्रेस को दूंगा। उसे पता नहीं था योगेंद्र यादव हमारी पार्टी के हैं। तो योगेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस को दूंगा। तो वो ऑटो वाला कहता नहीं जी केजरीवाल बड़ा अच्छा है। तो बातचीत शुरू हुई, तो योगेंद्र यादव कहता है अरे बड़े देखे केजरीवाल जैसे, कुछ नहीं करने वाला। कहता है जी कुछ हो या ना हो, कम से कम मैं सीना ठोक के ये कहूंगा मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है। आज ये वोट ईमानदारी से, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, क्या बात है ना? एक मिनट, आज लोग अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो ऑटो वाला कह रहा था, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं 1 मिनट, उसकी लास्ट सेंटेंस मेरे को ये कहना है, लोग बड़े बड़े वादों से पक चुके हैं। चुनाव के दौरान आप किसी भी पार्टी से कितने भी वादे सुन लीजिए, लोगों को यकीन नहीं है, पता नहीं कौन करेगा कि नहीं करेगा। इस बार चुनाव नियत के ऊपर लड़ा जाने वाला है। नियत किसकी साफ है? ये अच्छी बात है कि कोई राजनीति में नया आ रहा है तो खूब शक कीजिए, खूब सवाल कीजिए, लेकिन जो पुराना है उससे भी काफी शक कीजिए। ऐसी बात नहीं कि सारे शक का समय जो है आप इन्हीं पे खर्च कर दीजिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप, लेकिन एक तो एहसास हुआ होगा कि 1 साल में जो पार्टी चला के देख ली होगी कि जिन लोगों ने 100 साल से चलाया, आसान नहीं रहा होगा। मतलब मेहनत बड़ी करनी पड़ती है चुनाव के पहले कम से कम। हाँ, मेहनत चुनाव बहुत के बाद करनी ये क्या करते हैं पता नहीं, पसीने छूटे, लेकिन पसीने छूट जाते हैं। सवेरे 5 बजे निकलते हैं, बारिश धूप गलियों के अंदर घूम रहे हैं सब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सवाल जवाब करने के लिए। जो निकला वो आपका, जो नहीं निकल सका वो भी आपका। आप देख रहे थे हम लोग।